हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर जो कि बायोलॉजी की है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो पिछले 10 क्लास में मैंने एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से डिस्कस किया था सॉल्यूशन के साथ, और उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया भी है। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको ये मेरा चैप्टर समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड वायरसेस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। मैं जूम कर देती हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify the living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. मीन्स जैसे जैसे हमारा कम्युनिटी डेवलप कर रहा है, लोग सिविलाइज्ड हो रहे हैं, तो उन्हें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। दैट मीन्स कि वो किस तरह के फूड को खा सकते हैं, किस तरह के फूड को नहीं खा सकते हैं, किस जगह पे रह सकते हैं, कैसे कपड़े पहन सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारा, उसे करने के लिए किसी भी मेथड या किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस पीपल के ओन यूज और उसके नीड के ज़रूरत के हिसाब से ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक basis for classification. He used simply morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those which had not. एरिस्टोटल ने सबसे पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया। उन्होंने सिंपली दो ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को बांटा, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स को 3 सब ग्रुप में बांटा, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल्स को 2 सब ग्रुप में बांटा कि जिसमें रेड ब्लड होते हैं और दूसरा कि जिसमें रेड ब्लड नहीं होते हैं। ठीक है, पर ये इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसे हम लोगों को पूरी अच्छी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लीनियस के द्वारा क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रेजेंट किया गया। उसे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो लीनियस ने भी क्या किया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटी एंड एनिमेलिया 2 किंगडम में बांट दिया ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. This system was used till very recently. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. इन्होंने सिंपली क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में बांटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो all trees are included in Plantae and all green plants are included in Plantae and all animals are included in Animalia kingdom. ठीक है,
इन्होंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक्स, इन सबको डिवाइड नहीं किया। इससे ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत रिसेंटली यूज किया जाता था, पर अब इसे यूज नहीं किया जाता है। Classification of organisms into plant and animals was easily done and was easy to understand. In spite, a large number of organisms did not fall into either categories. Hence, the two kingdom classification system used for a long time was found inadequate. मतलब कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटी और एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं आ रहे थे, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फॉल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होते हैं। इस वजह से क्या देखा गया कि इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या है, इनएडिक्वेट, मतलब कि उसे माना नहीं गया, उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो हम फिर जरूरत पड़ी, अ नीड वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग besides gross morphology other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. Classification system for the living organism have hence undergone several changes over time. Means धीरे धीरे लोगों को जरूरत पड़ने लगी कि आखिर उसे मॉर्फोलॉजी के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, नेचर ऑफ वॉल के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है चेंजेस होने लगा ओवर टाइम, टाइम के अनुसार। ठीक है, द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन a constant under all different systems. The understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पहचान कर उसे दूसरे दूसरे ग्रुप्स में रखा गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रैक्टिस भी किया, कोशिश किया कि हम आफ्टर लीनियस कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बदल दें उसे, पर वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, ओवर टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कोशिश किया, पर वो क्या है, सफल नहीं हो पाए। अब ये हम लोग सामने हमारा है एक टेबल। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये टेबल जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का है। ठीक है, तो ये टेबल देखने से पहले आइए हम लोग कुछ इस टेबल के बारे में जान लेते हैं कि है किस क्या, इसे किसने दिया है। ठीक है, तो देखिए RH विटेकर। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो टेबल है ऊपर अभी हम लोगों ने देखा टेबल 2.1, इसे RH विटेकर के द्वारा दिया गया है इन 1969 में। ठीक है, और इसे जाना जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से। ठीक है, द किंगडम डिफाइंड बाय him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। और उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में बांटा है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। ठीक है, तो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। हम लोग इस टेबल में क्या देखेंगे, इसमें कितने सारे पॉइंट्स बनते हैं, पहले ये देखिए। 5 kingdom classification system was given by RH Whittaker in 1969 and
he grouped the organism into 5 groups. First, Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Okay, and on the basis of characteristics included reproduction, phylogenetic relationship, mode of nutrition, thallus organization and cell structure. तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया, ठीक है, और 5 ग्रुप में भी ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया। तो चलिए पहले हम लोग अब टेबल को समझते हैं कि वो टेबल आखिर क्या कह रहा है। देखिए, टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तरफ लेफ्ट साइड में कैरेक्टर्स को रखा गया है और राइट साइड में 5 किंगडम्स को रखा गया है। तो 5 किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, और उसके कैरेक्टर्स हैं सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोनेरा क्या है? मोनेरा का सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा का सेल टाइप है यूकैरियोटिक, फंगी भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया भी प्रोकैरियोटिक है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म क्या है ये आप लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अभी यहाँ नहीं समझा रही हूँ। सेल वॉल मोनेरा में, मोनेरा जो है नॉन सेलुलर होते हैं, उनमें कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, पर वो पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड के बने होते हैं। ठीक है, उनमें सेलुलर सेल नहीं होते हैं, पर वो सेल वॉल नहीं होते हैं, सॉरी, पर उनका जो ऊपर का कवरेज है वो पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल जो है प्रोटिस्टा के कुछ ग्रुप्स में सेल वॉल पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते हैं। फंगी में क्या देखते हैं? प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, सेल वॉल फंगी में प्रेजेंट होता है पर सेलुलोज उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लांटी में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं पर सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं उसमें, उनके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंगी में प्रेजेंट होते हैं, प्लांटी में प्रेजेंट होते हैं, एनिमेलिया में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरन्स का सेलुलर टाइप होता है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर टाइप होता है, फंगी का मल्टी सेलुलर होते हैं पर लूज टिश्यू होते हैं उनमें, मीन्स उनमें टाइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। मीन्स टिश्यू, सबसे पहले सेल हमारी बॉडी में होता है एक छोटा पार्ट, वो सेल मिलकर के क्या बनाता है? टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दैट मीन्स कि जैसे सेल से टिश्यू बन गए, अब टिश्यू है ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मीन्स कि जैसे हमारे हाथ, पैर, कान, नाक, ये सारे क्या है, अगर हम सिंपली एक एक करके देखें तो ये हमारे ऑर्गन्स है, और उन सभी ऑर्गन्स को मिला के हमारा क्या है? पूरा बॉडी बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब आते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ मोनेरन्स क्या है? अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स मेथड, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और हेट्रोट्रॉफिक, कुछ मोनेरन्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, प्रोटिस्टा का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक, वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, एंड हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं वो। फंगी है जो, वो हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, और
हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। हेट्रोट्रॉफिक फंगी, फंगी का एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग किस रोटी को 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं तो उनमें कुछ ग्रीन फंगस उगना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? फंगी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उस रोटी में लगकर उस रोटी से अपना पोषण को ग्रहण करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। प्लांटी, प्लांटी क्या है? ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स में क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना भोजन एनिमल्स क्या है, खुद नहीं बनाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैम हम तो अपना भोजन बनाते हैं, बना के ही खाते हैं, चूल्हे पे गैस पे पकाते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। पर क्या उसे भोजन बनाना कहते हैं? नहीं। क्या किसी भी एनिमल्स को या किसी भी ह्यूमन को आप लोगों ने देखा है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सॉइल से पानी निकाल के, या फिर वो अपने फूड को स्टोर कर रहे हैं किसी चीज़ों केमिकल मेथड से? ऐसा कहीं देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक। ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Let us look at this five kingdom classification to understand the issues and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants. The अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो बनाया गया उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए पहले, फिर उनमें क्या ऐड किया गया, क्या हटाया गया, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। पहले क्या है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म को प्लांट के अंडर में रखा गया। ठीक है। The characters that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. जो प्लांट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रखा गया उन सब में क्या था? सेल वॉल पाया जाता था। इसीलिए उस कैरेक्टर्स को बेसिस बना करके कि जितने भी सेल वॉल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उन सभी को क्या था? प्लांट में रखा गया। This placed together groups which widely differed in other characteristics. But फिर क्या देखा गया कि वो उनमें सेल वॉल तो है, सेल वॉल सभी में पाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम नहीं है। ठीक है। फिर it brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae with other groups which were eukaryotic. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae with the other group which were eukaryotic. फिर क्या किया गया कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को एक साथ रखा गया और ब्लू ग्रीन एल्गी को यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में बांट दिया गया। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी बांटा गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है जिसे एल्गी में रखा गया। ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप्स फंगी एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, दो they also showed the characteristic difference in their walls composition, and the fungi had chitin in their walls while the green plants had cellulosic cell wall.
तो इसमें क्या है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें ये नहीं बताया गया कि फंगी मीन्स की हेट्रोट्रॉफिक फंगी और ग्रीन प्लांट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ नहीं रखा गया। उसमें ये हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उस टेबल में कि फंगी में का जो सेल वॉल है उसमें काइटिन पाया जाता है और ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज होता है। ठीक है, तो उस टेबल में ये साफ साफ हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। जब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया तो फिर क्या हुआ कि फंगी को एक सेपरेट किंगडम में बांटा गया, किंगडम फंगी में। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को क्या है, मोनेरा किंगडम में रखा गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लैमाडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। किंगडम प्रोटिस्टा में पहले क्लेमाडोमोनास और क्लोरेला को रखा गया था, जबकि उसके पहले उसे एल्गी में रखा गया था प्लांट्स के साथ। लेकिन बाद में उसे क्लेमाडोमोनास और क्लोरेला को क्या है, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, प्रोटिस्टा ग्रुप में। ठीक है, और पैरामीशियम एंड अमीबा वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। पैरामीशियम और अमीबा को पहले क्या है, एनिमल किंगडम में रखा गया था, पर बाद में फिर उसे प्रोटिस्टा ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स which in earlier classifications were placed in different kingdom. This happened because the bacteria for classification changed. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending upon the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स को कभी दूसरे ग्रुप में डाला जा रहा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को कभी दूसरे ग्रुप्स में डाल के देखा जा रहा है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है या नहीं, उनके जो भी अदर कैरेक्टरिस्टिक है, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं कि नहीं। तो ये सारे चेंजेस जो है वो क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि ओवर टाइम धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ये चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस हमेशा होते रहेंगे ओवर टाइम, क्योंकि बहुत सारे इवोल्यूशनरी चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों ने देखा। Over time, an attempt has been made to evolve the classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is it based upon the evolutionary relationship। जैसे जैसे टाइम हमारा बीतता जाएगा तो हम लोग ये देखेंगे आगे क्लासिफिकेशन ये ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी के आधार पे ही क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं किया जाएगा, ऑर्गेनिजम्स को नहीं बांटा जाएगा, बल्कि उसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर भी बांटा जा सकता है। ऐसा चेंजेस भी आ सकता है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और ये बेस्ड होगा हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन के आधार पे कि हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कब हुआ, उसकी उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। हम लोग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, जो कि R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, इन सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे।
प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में हम लोग आगे के 3rd और 4th चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अपना चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और हम लोग नेक्स्ट क्लास में किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो, ये चैनल अच्छा लगता हो, मेरी क्लास आप लोगों को समझ आती हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।